डॉक्टर मो ने अपनी बाईं हथेली को देखकर हल्की सी हैरानी दिखाई, फिर अपनी निगाहें जायान की ओर लौटाईं और तिरस्कार से भरी आवाज में कहा कि यह काफी दिलचस्प है। लगता है तुमने इस एक साल में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और किसी अजीब सी कला का अभ्यास भी कर लिया। लेकिन क्या तुम सच में ये सोचते हो कि कुछ सस्ते हथकंडों के सहारे मेरे सामने टिक पाओगे? इसके बाद उसने ठंडी हंसी के साथ यह भी कहा कि काफी समय हो गया है जब उसने खुद लड़ाई में हिस्सा लिया हो, इसलिए आज हाथ पैर चलाना बुरा विचार नहीं है। और वह जायान को पहले वार करने की अनुमति देता है। जायान ने डॉक्टर मो की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने पहले ही ये तय कर लिया था कि पहल उसी को करनी होगी। आखिर कहावत भी तो यही कहती है कि जो पहले वार करता है वही अवसर पर अधिकार जमा लेता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ी छोटी तलवार को अपने शरीर के सामने लाया ताकि डॉक्टर मो की नज़र वहीं टिक जाए, जबकि उसी पल उसने अपने दाएं बाजू की आस्तीन के भीतर छुपा हुआ एक सफ़ेद कागज़ का छोटा पैकेट चुपचाप अपनी हथेली में गिरा लिया और बिना कोई आहट किए उसने उस पैकेट से महीन सफ़ेद पाउडर को हवा में बिखेर दिया, जो पलक झपकते ही घने सफ़ेद धुएं में बदल गया और जायान को पूरी तरह ढांकते हुए उसकी आकृति को धुंधला और अस्पष्ट बना गया। इतना ही नहीं, वह धुआं पूरे कमरे में तेजी से फैल गया और देखते देखते पूरा कमरा एक सफ़ेद समुद्र जैसा बन गया, जहां हाथ आगे बढ़ाने पर भी उंगलियां तक दिखाई नहीं देती थीं। और इसी धुएं के बीच जायान मानो पूरी तरह गायब हो गया। डॉक्टर मो ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि यह चाल उसकी उम्मीद से बाहर थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा, क्योंकि ऐसे तीसरे दर्जे के छल कपट से निपटने के उसके पास कई तरीके थे। बस उसे इस बात की आशंका थी कि कहीं ये धुआं जहरीला न हो, इसलिए उसने सांस रोक ली और अपने गहरे आंतरिक कौशल के भरोसे वह जानता था कि 45 से 75 मिनट तक बिना सांस लिए रहना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसने ठंडे स्वर में हकारते हुए कहा कि यह कितनी तुच्छ कला है और फिर भी जायान को उसके सामने दिखाने की हिम्मत है। इतना कहकर डॉक्टर मो ने अचानक अपने दाएं हाथ से धुएं के भीतर एक खाली जगह पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे धुआं किसी भारी गदा से टकराने जैसा उथल पुथल हो गया और तुरंत बाहर की ओर फैल गया। एक बड़ा सा खाली घेरा बन गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका, उसने चारों दिशाओं में लगातार 10 से अधिक वार किए, जिससे पूरा धुआं दरवाजे की ओर उड़ गया और कमरा फिर से सामान्य हो गया। बस फर्क इतना था कि जायान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर मो को हैरानी हुई और उसने बुदबुदाते हुए कहा कि यह लड़का सच में कुछ काबिलियत रखता है। जब मैं बिल्कुल सामने हूं तब भी वह ऐसे गायब हो सकता है जैसे उसका अस्तित्व ही मिट गया हो। फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराया क्योंकि उसकी नज़र लगातार दरवाजे और उसके आसपास थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर एक पिस्सू भी वहां से गुजरेगा तो वह उसकी नज़र से बच नहीं पाएगा। उसने कमरे में मौजूद अलमारियों, मेज़ और कुर्सियों पर गहरी नज़र डाली, लेकिन सब कुछ जस का तस था, कुछ भी असामान्य नहीं दिखा और उसके मन में सवाल उठने लगा कि इतना बड़ा इंसान इतनी छोटी जगह में पूरी तरह कैसे गायब हो सकता है। उसके चेहरे पर संदेह की हल्की रेखा उभरी, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए हल्की खांसी ली और उस जगह की ओर लड़खड़ाते कदमों से बढ़ा जहां जायान गायब हुआ था। लेकिन जैसे ही वह कुछ ही फुट दूर पहुंचा, वह रुक गया और आंखें आधी मूंदकर चारों ओर ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उसे आसपास से एक साफ सी हत्या की भावना महसूस हुई जो उस पर झपटने को तैयार थी। उसने आंखों में ऊर्जा भरकर पूरे कमरे को टटोला, लेकिन फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह सोचने लगा कि क्या जायान सच में ऊपर स्वर्ग चला गया है या फिर नीचे नरक में उतर गया है। इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके सिर के ऊपर से डैंक की तेज आवाज गूंजी और डॉक्टर मो को तुरंत एहसास हुआ कि जायान ने खुद को छत की बीम में छुपा लिया था। लेकिन इससे पहले कि वह ऊपर देख पाता, उसने घबराकर हाथ ऊपर उठाया और जोरदार वार किया, जिससे एक धमाके सी आवाज हुई, मगर सुनाई सिर्फ वही साफ डैंक रही। और जब उसने ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ छत की बीम से लटकी एक छोटी सी काली धातु की घंटी हिलती हुई बज रही थी। उसी पल नीचे से बिजली की तरह चमकती ठंडी रोशनी डॉक्टर मो के निचले पेट की ओर भयानक तेजी से बढ़ी, इतनी तेज कि कपड़ों को छूने से ठीक पहले ही उसे इसका एहसास हुआ और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जान बचाने के लिए शरीर को असंभव तरीके से पीछे मोड़ लिया, जैसे उसकी रीढ़ ही न हो, और वह वार बस हल्का सा पेट को छूकर निकल गया, थोड़ा सा कट लगाते हुए, वरना उसका पेट चीरकर अंदरूनी अंग बाहर आ जाते। उस वार के बाद डॉक्टर मो ने जरा सी भी ढील नहीं दी और पैरों में जैसे स्प्रिंग लगे हों, वह कई मीटर पीछे उछल गया। फिर संभल कर गुस्से और डर से भरी निगाहों से उस दिशा की ओर देखा जहां से तलवार की चमक आई थी। तभी उसने देखा कि जमीन धीरे धीरे फूलने लगी और फिर उसमें से जायान बाहर निकला, जिसने सॉफ्ट बोन्स आर्ट, ब्रीथ कंट्रोल आर्ट और फॉल्स हाइडिंग टेक्निक का एक साथ उपयोग किया था। उसके कपड़े जमीन के रंग जैसे ही थे, हाथ में वही छोटी तलवार थी और उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिख रही थी कि वार चूक गया। डॉक्टर मो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वह जानता था कि वह मौत के कितने करीब पहुंच गया था, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि यह सब उस शिष्य जायान के हाथों हुआ था जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता आया था। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और भारी आवाज में कहा कि लगता है उसने अपने प्यारे शिष्य को कम आंक लिया था। उसकी कला वाकई काबिले तारीफ है और अब वह उसे पूरी गंभीरता से लेगा। इतना कहकर उसने दोनों हाथों को आंखों के सामने उठाया और उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को देखता हो, जबकि जायान ने भौहें उठाकर ठंडी मुस्कान के साथ तलवार को कसकर पकड़ा और धीमे धीमे नपे तुले कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा।
डेमोनिक सिल्वर हैंड्स, ये 3 शब्द डॉक्टर मो के मुंह से इतनी धीमी और भारी आवाज में निकले जैसे वे किसी बहुत दूर, किसी अंधेरी और निषिद्ध जगह से बहकर आए हों, और उन शब्दों में समाई हुई अथाह दानवी ऊर्जा ने जायान के पूरे शरीर को जकड़ लिया, जिससे वह अनायास ही ठिठक गया और उसके बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। डॉक्टर मो की आवाज़ जैसे ही पूरी तरह हवा में घुली, उसी क्षण उसके शरीर से भयानक हत्या भावना का ऐसा विस्फोट हुआ मानो आंधी और प्रलयनकारी वर्षा एक साथ टूट पड़ी हो। चारों दिशाओं से उठती हुई वह क्रूर ऊर्जा पूरे निवास को अपनी चपेट में लेती चली गई, और जब जायान ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह सीधे उस जानलेवा दबाव से टकरा गया, जिससे उसका शरीर खुद ब खुद कई कदम पीछे खिसक गया और बड़ी मुश्किल से वह अपने संतुलन को संभालकर खड़ा रह पाया। जायान के चेहरे का रंग बदल गया और उसका दिल गहराई में डूबता चला गया, क्योंकि वह समझ गया था कि डॉक्टर मो ने अब उसे हल्के में लेना पूरी तरह छोड़ दिया है और अब उसे समाप्त करने के लिए अपनी अंतिम तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। और यह भी साफ था कि थोड़ी देर पहले छोटी तलवार से हुई वह मुठभेड़ डॉक्टर मो को सचमुच क्रोधित कर चुकी थी। हे छोटे चूहे, ये सोचो कि तुम मेरी अंतिम तकनीक डेमोनिक सिल्वर हैंड्स को अपनी आंखों से देख पा रहे हो। ये सौभाग्य आमतौर पर 3 जन्मों की पुण्य संचय से मिलता है। डॉक्टर मो की गूंजती हुई गर्जना जायान के कानों में लगातार गूंजती रही, और सौभाग्य से उसने पहले की तरह इस बार उस मेकी का संचार नहीं किया था। शायद वह उसी विधि को दोबारा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था जो पहले असफल हो चुकी थी, जिससे जायान की चिंता थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन जैसे ही जायान ने डॉक्टर मो की शेखी सुनी, उसकी निगाहें अनायास ही उसके हाथों पर टिक गईं, और बस एक नज़र में ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह अवाक रह गया, क्योंकि डॉक्टर मो के वे हाथ, जो पहले सूखी टहनियों की तरह पतले थे, अब अपने असली आकार से दोगुने से भी ज्यादा फूले हुए थे। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी पीली और मुरझाई हुई त्वचा पूरी तरह बदल चुकी थी और चांदी जैसी चमकदार हो गई थी, जिस पर धूप पड़ते ही ठंडी सुनहरी आभा झलक रही थी, मानो वे हाथ मांस हड्डी के नहीं बल्कि शुद्ध चांदी से ढाले गए हों और किसी भी हथियार से न टूटने वाले हों। क्या यही डॉक्टर मो की असली ताकत है? जायान का दिल और भी भारी हो गया। उसने एक हाथ से अपनी छोटी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, जबकि उसकी हथेलियों पर अनायास ही पसीना उभर आया, जिससे पकड़ फिसलन भरी हो गई। और क्योंकि उसका वास्तविक युद्ध अनुभव बेहद सीमित था, इसलिए दुश्मन की कोई भी नई तकनीक उसके मन पर गहरा दबाव डालने के लिए काफ़ी थी। हालांकि बाहरी रूप से वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा स्थिर था और उसकी आंखों में जरा सी भी घबराहट नहीं झलक रही थी, मानो वह डॉक्टर मो की अंतिम तकनीक को तुच्छ समझ रहा हो। डॉक्टर मो अंदर ही अंदर असंतुष्ट हो उठा, क्योंकि उसने जायान को नए नज़रिए से देखना शुरू तो कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे ये लग रहा था कि एक किशोर के सामने अपनी सर्वोच्च कला दिखाना कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जैसे अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े की जगह लोहे का गदा इस्तेमाल करना। और उसने सोचा था कि जायान डर से कांप उठेगा और दया की भीख मांगेगा, जिससे उसका अहंकार तृप्त हो सके। क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे का ये भाव कितना घिनौना लगता है? एक ऐसा बच्चा जिसके मुंह से अब भी दूध की गंध जाती है, वह ऐसे अकड़ दिखा रहा है जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। डॉक्टर मो ने ठंडे और जहरीले स्वर में कहा, अपनी नफरत को छिपाने की कोई कोशिश किए बिना। ओह, ऐसा है क्या? तो बूढ़े मो को घृणा महसूस कराना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि भविष्य में मुझे इस प्रतिभा को और निखारना चाहिए, जायान ने व्यंग्य से जवाब दिया, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी बातों से डॉक्टर मो चुप कर बैठे और उसे कोई मौका मिल जाए। लेकिन जायान की मंशा तुरंत भांप ली गई। डॉक्टर मो ने बोलना बंद किया और जोर से अपनी हथेलियां आपस में भिड़ाईं, जिससे पीसते हुए लोहे जैसी पेंग की आवाज गूंज उठी, और वह डर पैदा करना चाहता था। फिर उसका शरीर हिला और वह हवा में उछल पड़ा, अपनी फूली हुई चांदी जैसी हथेलियों को घुमाते हुए आंधी की तरह पहाड़ जितनी दृढ़ता के साथ जायान पर टूट पड़ा, यह इरादा किए हुए कि अब वह एक ही वार में अपनी अंतिम तकनीक का अंत कर देगा। जायान ने भारी मन से पूरी एकाग्रता डॉक्टर मो की ओर लगा दी, और जैसे ही डॉक्टर मो हवा में उछला, जायान ने हाथ उठाकर सीधे मानव शरीर के सबसे कमजोर बिंदु गर्दन की ओर निशाना साधा, जिसे देखकर डॉक्टर मो की आंखें थोड़ी सी फैल गईं और उसके मन में क्रूर आनंद की लहर दौड़ गई कि यह लड़का उसकी कठोर तकनीक का सामना सीधे करने जा रहा है। और वह पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, नरक में जाओ। एक चांदी का हाथ जायान की तलवार को पकड़ने के लिए बढ़ा और दूसरा उसके कंधे की हड्डी पर वार करने के लिए। दोनों हाथ हवा को चीरते हुए डरावनी रफ्तार से बढ़े। हालांकि कंधे की ओर आने वाला वार देखने में भयानक था, डॉक्टर मो ने उसमें आधी ताकत ही लगाई थी, क्योंकि वह जायान को गंभीर रूप से घायल नहीं करना चाहता था और अभी भी उसे अपने किसी मकसद के लिए जिंदा पकड़ना चाहता था। लेकिन जायान इससे अनजान था और उसने पूरी गंभीरता से वार को लिया। अपने शरीर से उन चांदी जैसे हाथों की मजबूती परखने की कोई मूर्खता न करते हुए उसने कलाई को हल्का सा झटका दिया और तलवार को आड़े काटते हुए घुमाया ताकि अपने ऊपरी शरीर की रक्षा कर सके। डॉक्टर मो ने ठंडा स्नोट किया और बिना रास्ता बदले तलवार की ओर बढ़ता रहा, और तभी डैंग की तीखी आवाज के साथ तलवार चांदी की हथेली से टकराई। चिंगारियां उछलीं, लेकिन तलवार उसकी त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाई, और उसी क्षण डॉक्टर मो ने हथेली पलटकर उंगली से तलवार पर जोरदार झटका दिया, जिससे जायान के हाथ में भयानक कंपन दौड़ गया और तलवार का एक हिस्सा टूटकर उड़ता हुआ दीवार में जा धंसा।
दूसरा चांदी का हाथ पंजे का आकार लेकर जायान के कंधे की ओर बढ़ा ताकि उसकी हरकतों को सील कर उसे जीवित पकड़ सके, और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन जायान के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसने कंधों को हल्का सा मोड़ा और आगे की ओर झपट पड़ा। उसका शरीर डॉक्टर मो की आंखों के सामने धुएं के एक स्तंभ में बदल गया। इस भूतिया देह चाल तकनीक को देखकर डॉक्टर मो के दिल में झटका सा लगा। फिर भी उसने दोनों हाथों को आगे फैलाकर एक पर्दे की तरह रखा ताकि धुएं को कैद कर सके और उसे भागने न दे, लेकिन वह धुआं अजीब तरह से ठिठका, जैसे चारों दिशाओं को तौल रहा हो। फिर अजीब कोण से मुड़ा और उस पर्दे से बचते हुए पलक झपकते ही निवास के सबसे बाएं कोने की ओर जा पहुंचा, जहां वह रुककर फिर से जायान के रूप में प्रकट हो गया। डॉक्टर मो हल्के से उछलते हुए ठीक उसी जगह पर आकर उतरा जहां कुछ क्षण पहले जायान खड़ा था, और बिना जरा सा भी रुके उसने तुरंत मुड़कर जायान की ओर सामना किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे से वह घमंडी भाव पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी आंखों में केवल और केवल गहरा विस्मय और झटका शेष रह गया था। उसी समय जायान की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। वह बार बार गहरी सांसें खींच रहा था, उसके माथे पर पसीना मोतियों की तरह जमा हो चुका था, और हालांकि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, फिर भी उसके गालों पर एक अजीब सी लालिमा उभर आई थी, जो साफ संकेत दे रही थी कि जीवन बचाने के लिए उसने जो धुएं सी फिसलती चाल अपनाई थी, उसने उसकी लगभग सारी ऊर्जा निचोड़ ली थी, और यह बहुत संभव था कि अगली बार वह इस तकनीक का इस्तेमाल करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएगा। जायान ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को यथासंभव ढीला करने की कोशिश की ताकि शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स के कारण खींची हुई मांसपेशियों को कुछ राहत मिल सके, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ यही रास्ता था कि हर एक पल का उपयोग कर थोड़ा बहुत संभल सके ताकि अगले टकराव में उसके जीतने की संभावना बनी रहे। उसने फिर अपनी बाईं हथेली की ओर नजर डाली, जो अब भी हल्के हल्के कांप रही थी, और उसे तुरंत समझ आ गया कि सुन्न पड़ चुकी इस हथेली से वह छोटी तलवार को दोबारा नहीं चला पाएगा। यानी बाएं हाथ से तलवार चलाने के लिए उसने जो कठोर अभ्यास किया था, वह इस निर्णायक घड़ी में लगभग व्यर्थ हो चुका था, और अब उसे पूरी लड़ाई अपने दाएं हाथ के भरोसे ही लड़नी होगी। इस सोच के साथ उसके होंठों पर एक कड़वी सी मुस्कान उभरी, क्योंकि उसने न सिर्फ अपनी अधिकांश ऊर्जा खो दी थी और वह शानदार शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बल्कि अब वह एक हाथ से ही लड़ने को मजबूर था। और जब हालात इससे बदतर हो ही नहीं सकते थे, तो उसने अंततः अपने आखिरी दांव को खेलने का फैसला कर लिया। जायान ने घर के बाहर चमकते सूरज की ओर देखा, उसकी स्थिति का अनुमान लगाया और मन ही मन सोचा कि अब अगली तकनीक को अंजाम देने का यही सबसे उपयुक्त समय है। फिर उसने दीवार में धंसी अपनी टूटी हुई छोटी तलवार की ओर नजर डाली और समझ गया कि उसे वापस निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डॉक्टर मो उसे इतनी आसानी से ऐसा करने देगा ही नहीं। हल्की सी बुदबुदाहट के साथ जायान ने अपने थैले से एक और हथियार निकाला, जो देखने में आधे फुट की म्यान सहित छोटी तलवार जैसा था, लेकिन इतना छोटा था कि उसे तलवार कहने के बजाय खंजर कहना ज्यादा सही लगता था। और जैसे ही उसने उसे म्यान से बाहर निकाला, वह एक सामान्य सा लेकिन असामान्य रूप से मोटे और अच्छी तरह पॉलिश किए गए धारदार ब्लेड वाला खंजर दिखाई दिया। जायान ने म्यान को एक ओर फेंक दिया, खंजर को अपने दाएं हाथ में थाम लिया और हाथ को आगे बढ़ाकर डॉक्टर मो की ओर सीधा निशाना साधते हुए आक्रामक मुद्रा में खड़ा हो गया। डॉक्टर मो ने ये सब देखा, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए और अचानक एक सौम्य चेहरे और नर्म स्वर में बोलने लगा, जायान, तुमने मुझे सच में चौंका दिया है। बार बार मेरे हमलों से बच निकलना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी किस्मत हमेशा तुम्हारे साथ देगी? अभी जो चाल तुमने इस्तेमाल की वह वाकई अच्छी थी, मगर उसकी भी सीमाएं हैं। तुम्हारी शारीरिक स्थिति देखकर साफ है कि तुम उसे दोबारा नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि शुरुआत में ही जैसे समर्पण कर देना चाहिए था, वैसे ही अब कर दो। तुम्हें अब तक समझ आ जाना चाहिए कि मेरा तुम्हें गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मेरी बात मान लो, शायद हालात उतने बुरे न हो जितना तुम सोच रहे हो। डॉक्टर मो के इस अचानक बदले हुए रवैये से जायान के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वही व्यक्ति जो अभी तक निर्दयी और भावनाहीन दिखाई दे रहा था, अब एक दयालु गुरु का मुखौटा पहनकर भावुक शब्दों में उसे झुकाने की कोशिश कर रहा था। और जायान के मन में एक पल के लिए भी यह सवाल नहीं उठा कि क्या डॉक्टर मो सच बोल रहा है, क्योंकि उसे साफ पता था कि यह एक बेहद घटिया और बचकाना छल है, और वह ये सोचकर हैरान भी हुआ कि डॉक्टर मो उसे इतना मूर्ख समझ रहा है। फिर भी इन शब्दों ने जायान को एक अजीब सा आत्मविश्वास दे दिया, क्योंकि अगर डॉक्टर मो सच में पूरी तरह आश्वस्त होता, तो वह इस तरह की चाल कभी न चलता। और इसका मतलब साफ था कि वह भीतर से हताश होने लगा है। कुछ देर गहराई से सोचने के बाद जायान ने आह भरी, सिर हिलाया और बिना एक भी शब्द बोले अपने खंजर को हल्का सा घुमाकर डॉक्टर मो को साफ इनकार का संकेत दे दिया। डॉक्टर मो के माथे की नसें तुरंत उभर आईं, और जायान द्वारा उसकी बातों की अनदेखी कर हथियार से चुनौती दिए जाने पर वह अपना क्रोध और दबा नहीं सका। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, वह गरजा, फिर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए गुर्राया, इतने पास, फिर भी इतनी दूरी, और अचानक उसका शरीर फुर्ती से कुछ ही कदमों में जायान के बेहद करीब पहुंच गया, मानो वह स्थान को सिकोड़ सकता हो। एक ऐसी भयानक कला जिसने पहले इसे देखने वालों के दिल दहला दिए थे। जायान के चेहरे पर भी गहरा झटका उभर आया,
उसने तुरंत 2 कदम पीछे हटकर दूरी बढ़ाई और खंजर को अपने शरीर के सामने आड़े घुमाते हुए एक ठंडी रोशनी की दीवार सी बना दी, जो डॉक्टर मो के आगे बढ़ने के रास्ते को रोकती दिख रही थी, मानो वह पिछले टकराव की पीड़ा को पूरी तरह भूल चुका हो। डॉक्टर मो ठंडे स्वर में हंसा और बिना कोई चेतावनी दिए दोनों हथेलियों को अलग अलग दिशाओं से जायान पर झोंक दिया, खंजर की उस अजीब नृत्य सी चाल की कोई परवाह किए बिना। और जैसे ही उसकी चांदी जैसी हथेलियां उन चमकती रोशनियों के करीब पहुंची, हवा में एक चमकीली हंसी तैर गई, बिल्कुल वैसी जैसी कोई शिकारी तब हंसता है जब उसका शिकार जाल में फंस चुका हो। उस हंसी ने डॉक्टर मो की प्रतिक्रिया को एक क्षण के लिए कुंद कर दिया और उसी पल उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुके हो। मेरे हाथ में पकड़े खंजर को ध्यान से देखो। और अनायास ही डॉक्टर मो की नज़र उधर चली गई, जहां उसने देखा कि खंजर का नृत्य थम चुका था और जायान एक अजीब सी मुद्रा में खड़ा था, उसका ऊपरी शरीर धनुष की तरह झुका हुआ, खंजर कमर के पास खींचा हुआ और निचला शरीर तनी हुई प्रत्यंचा जैसा, मानो वह अभी तीर बनकर छूटने वाला हो। खंजर से केवल हल्की हरी रोशनी निकल रही थी, इसके अलावा उसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, जिससे डॉक्टर मो हैरान रह गया और उसके मन में यह विचार आया कि क्या जायान ने इतनी विचित्र मुद्रा सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनाई है। और यही सोचते हुए उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह उपहास कर पाता, जायान बिजली सी गति से तीर की तरह आगे बढ़ चुका था और उसकी रफ्तार ने डॉक्टर मो के चेहरे का भाव बदल दिया। घबराकर डॉक्टर मो ने फिर से अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर खंजर की धार को दबाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि खंजर हल्का सा कांपा और फिर हवा में एक साथ 10 से ज्यादा खंजरों की छवियां उभर आईं, जो अलग अलग दिशाओं से डॉक्टर मो की ओर टूट पड़ीं। डॉक्टर मो ने जोर से सूंघा और मन ही मन जायान का आंकलन और गिरा दिया, क्योंकि एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने इस तरह की साधारण तकनीक अपनाना उसके अनुसार सीधे मौत को बुलाना था। और एक नज़र में ही वह असली खंजर की स्थिति पहचान गया, इसलिए उसने आंखें सिकुड़कर उसी असली धार को निशाना बनाया और अपनी गति और तेज कर दी, यह इरादा लिए कि वह असली खंजर को चकनाचूर कर देगा और जायान को पूरी तरह निहत्था बना देगा। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे से टकराने ही वाले थे, जायान ने अपने खंजर की धार को बस जरा सा मोड़ा, और हालांकि यह बदलाव देखने में अत्यंत सूक्ष्म था, फिर भी डॉक्टर मो की दृष्टि में उस एक छोटे से झुकाव ने मानो पूरी दुनिया को उलट-पलट कर अराजकता में बदल दिया। खंजर की धार पर प्रतिबिंबित वह छोटा सा प्रकाश अचानक दर्जन भर अत्यंत चकाचौंध कर देने वाले सफेद प्रकाश गोले बनकर फूट पड़ा, जिनकी तीव्र चमक असहनीय थी और डॉक्टर मो उन्हें सीधे अपनी आंखों में पड़ने से रोक ही नहीं सका। खराब हो गया, उसने मन ही मन गाली दी और तुरंत पीछे हटते हुए अपनी आंखें जोर से मूंद लीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह सफ़ेद रोशनी पहले ही उसकी आंखों में घुस चुकी थी और उसकी आक्रामकता को पूरी तरह जकड़ चुकी थी। उसी क्षण डॉक्टर मो को लगा कि उसकी आंखें जलने लगी हैं, नेत्रगोलक लगातार पीड़ा से धड़क रहे हैं, आंसू बिना रुके बहने लगे हैं और उन्हें पोंछने का भी समय नहीं है। उसने पूरी ताकत से असहजता को सहते हुए आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे बस एक अथाह सफेदी ही दिखाई दी, जहां वस्तुओं की आकृतियां भी मरीचिका की परतों जैसी धुंधली और अस्पष्ट लग रही थीं। उसके भीतर तुरंत क्रोध और भय एक साथ उमड़ पड़े, क्योंकि अपनी ही लापरवाही के कारण वह एक बार फिर जायान की चालाक चाल में फंस गया था, जिसका उसे तीखा पछतावा हुआ। फिर भी देश देश घूमकर अनगिनत खतरनाक परिस्थितियों से गुजर चुके डॉक्टर मो का अनुभव व्यर्थ नहीं था। उसने लगातार कई कदम पीछे हटकर जायान से दूरी बनाने की कोशिश की ताकि उसे संभलने के लिए कुछ समय मिल सके, और साथ साथ उसने अपनी हथेलियों को सीने के सामने खींचकर निरंतर घुमाना शुरू कर दिया, अपनी अजेय डेमोनिक सिल्वर हैंड्स के भरोसे शरीर के ऊपरी महत्वपूर्ण हिस्सों की रक्षा करते हुए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि जब तक उसकी दृष्टि पूरी तरह वापस नहीं आती, वह पहल करके हमला नहीं करेगा, और कोई भी आक्रामक चाल तब तक रुकी रहेगी जब तक वह फिर से साफ साफ देख न सके, क्योंकि उसे साफ एहसास था कि वह एक बार फिर उस लड़के के जाल में फंस चुका है। इस समय डॉक्टर मो के दिल से जायान के प्रति बचा खुचा तिरस्कार पूरी तरह मिट चुका था, क्योंकि इस संघर्ष का खतरा उसके युवावस्था के उन जीवन मृत्यु के युद्धों से कम नहीं था जो उसने कभी भयानक विरोधियों के विरुद्ध लड़े थे। हालांकि वह जायान की हरकतें देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसने अपने कानों को चौकन्ना कर लिया और पूरी तन्मयता से सुनने लगा, यह कोशिश करते हुए कि सुनने की शक्ति से ही जायान की अगली चाल का अनुमान लगा सके। अचानक उसे एक छाया सी फिसलती हुई महसूस हुई और उसके तुरंत बाद सामने से तेज सीटी जैसी आवाज़ और ठंडी हवा का झोंका आया। जायान के इस अचानक हत्या प्रयास से डॉक्टर मो घबराया नहीं, बल्कि उसके मन में उल्टे खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे लगा कि जायान की रणनीति कुछ ज्यादा ही भूली है। अगर वह चुपचाप किसी कोने में छिपकर वार करता तो डॉक्टर मो सच में सतर्क हो जाता, लेकिन इस तरह के सीधे सामने से किए गए हमले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सुनने की क्षमता को इस स्तर तक साध लिया था कि वह हवा की सरसराहट, खंजर के वार और यहाँ तक कि कढ़ाई की सुई के हमले में भी अंतर कर सकता था। डॉक्टर मो ने आवाज़ को साफ साफ सुना, लेकिन उसने जानबूझकर अपने हाथों की गति को थोड़ा धीमा कर दिया, सामने एक छोटा सा खुला रास्ता छोड़ते हुए, और ठीक उसी तरह जैसे उसने सोचा था, वह अचानक हमला अपनी सीधी राह छोड़कर मुड़ गया और सीधे उसकी गर्दन की ओर टूट पड़ा।
डॉक्टर मो के चेहरे पर विकृत मुस्कान फैल गई और उसका दायां हाथ, जो पूरे समय अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने खंजर की धार को मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि उसे उसकी तेजी से जरा सा भी डर नहीं था। जायान ने स्थिति भांपते ही जोर लगाकर खंजर को कई बार खींचने की कोशिश की, लेकिन डेमोनिक सिल्वर हैंड्स की पकड़ में वह बिल्कुल हिला तक नहीं, और उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ चली गईं। डॉक्टर मो को भीतर ही भीतर हल्का सा गर्व महसूस हुआ, फिर भी वह एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जायान इस मौके को पहचानकर खंजर छोड़कर भाग न जाए। और इसी डर के चलते, बिना देख पाने की परवाह किए, उसने एक हाथ से अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, खंजर को एक और खींचते हुए जायान को सामने से घसीटकर गिराने और खुद उसे दबोच लेने का इरादा रखते हुए। लेकिन उसी क्षण डॉक्टर मो को लगा कि उसकी हथेली में कुछ भी नहीं है। वह हाथ अचानक पंख की तरह हल्का हो गया, मानो उसने किसी शून्य को पकड़ रखा हो। वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने खंजर की धार को थामा था। फिर अचानक उसका हाथ इतना हल्का कैसे हो सकता है, और भले ही जायान ने खंजर छोड़ दिया हो, फिर भी ऐसा एहसास तो नहीं होना चाहिए था। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, उसे अपनी गर्दन के ठीक सामने हवा के चीरने की तीखी अनुभूति हुई, जैसे कोई बेहद पतली और तेज वस्तु असाधारण रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रही हो और उसके पहुंचने से पहले ही उसकी गर्दन में हल्की सी जलन पैदा कर गई हो। डॉक्टर मो के पास सोचने का समय नहीं था, उसका शरीर स्वतः प्रतिक्रिया में हरकत कर गया। उसका सिर एक ओर झुक गया और वह पूरी ताकत से शरीर को मोड़ते हुए लगभग असंभव कोण पर झुक गया, ताकि उस घातक वार से बच सके। उसके वर्षों के कठोर अभ्यास ने आखिरकार इस क्षण में अपना मूल्य दिखाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि कोई ठंडी और तेज वस्तु उसकी गर्दन को बस छूकर निकल गई, त्वचा को हल्का सा छीलते हुए, लेकिन गंभीर चोट पहुंचाने में असफल रही। इस हमले से बचते ही डॉक्टर मो को डर हुआ कि कहीं जायान के पास अभी और चालें शेष न हो, और बिना कुछ सोचे समझे उसने जायान की ही एक पुरानी बचाव तकनीक की नकल की। पूरे शरीर को जमीन पर गिराकर लुढ़कते हुए दूर जा पहुंचा, और काफी दूरी तय करने के बाद ही वह उठकर खड़ा होने का साहस कर पाया। उसने तुरंत 2 उंगलियों से अपनी गर्दन की रक्त नलिकाओं पर दबाव डाला ताकि बहता हुआ खून रुक सके, और उसी पल उसके मन में भय की हल्की सी परछाई उभरी, क्योंकि कुछ क्षण पहले उसे पूरा यकीन था कि वह उस हमले से बच नहीं पाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी शारीरिक प्रवृत्तियां अचानक इतनी तेजी से काम करेंगी और वह संयोगवश मौत से बच निकलेगा। काफी देर तक सोचते रहने के बाद डॉक्टर मो खुद को रोक नहीं पाया और उसने सिर उठाकर जायान की ओर देखा, और तभी उसने पाया कि उसकी दृष्टि पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। कमरे की हर वस्तु उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी, हालांकि उसे यह पता ही नहीं चला कि उसकी आंखें कब सामान्य हो गईं। उसने देखा कि जायान उसे असंतोष से घूर रहा था, साफ तौर पर इस बात से नाराज कि डॉक्टर मो उसकी धार से बार बार बच निकल रहा है। जायान के हाथ में एक तेज, लगभग 1 इंच लंबा हथियार था, जो आकार में किसी अजीब से सुए जैसा लगता था, लेकिन उसका हत्था वही पुराना खंजर हैंडल था, और पूरा हथियार कुछ विकृत सा दिख रहा था, जिसकी सतह पर अभी भी खून के धब्बे लगे थे। और यही वही विचित्र हथियार था जिसने डॉक्टर मो को घायल किया था। डॉक्टर मो का चेहरा और भी अंधेरा हो गया, उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वह बार बार मौत के इतने करीब से गुजर रहा था कि उसका धैर्य जवाब देने लगा था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दायां हाथ अभी भी किसी चीज को पकड़े हुए है। उसने नीचे देखा और एक स्थिर पड़ी धार को उठाकर ध्यान से देखा, और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि यह धार भीतर से खोखली थी, अंदर की जगह उसी सुए के आकार जैसी थी, और यह सिर्फ एक आवरण था, जिसे असली हथियार को उसकी नजरों से छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और इस सच्चाई के उजागर होते ही उसके भीतर भरा हुआ क्रोध एक झटके में पूरी तरह ठंडा पड़ गया। आखिरकार डॉक्टर मो को समझ में आ ही गया कि जान ने कमरे में प्रवेश करते ही दरवाज़ा खुला रखने पर इतना जोर क्यों दिया था, क्योंकि यह कोई साधारण आग्रह नहीं बल्कि आने वाले हर एक कदम की भूमिका थी, एक ऐसा संकेत जो सूर्य की तेज चमक को हथियार बनाने की उसकी योजना की ओर इशारा कर रहा था। और यह सोचते ही डॉक्टर मो के मन में सिहरन दौड़ गई कि इतनी कम उम्र का ये लड़का इतनी दूर तक सोच सकता है, इतनी बारीकी से घटनाओं की एक एक कड़ी को जोड़ सकता है। और इसी गहराई से बुनी गई शैतानी योजना ने जियांग का अनुभवी, बूढ़ा और चालाक व्यक्ति होने के बावजूद उसे पूरी तरह जकड़ लिया था, इतना कि वह चाहकर भी पलटवार नहीं कर सका। जान की साजिशें उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं, और डॉक्टर मो बार बार यही सोचता रहा कि क्या ये वास्तव में कोई साधारण युवक है, या फिर कोई जन्मजात प्रतिभा, या शायद किसी पिछले जन्म का पुनर्जन्म लिया हुआ राक्षसी प्रतिभावान। और जितना वह इस बारे में सोचता गया, उतना ही उसका डर गहराता चला गया, यहाँ तक कि ठंडा पसीना उसके सिर से लेकर पांव तक बहने लगा। इस अपमान और घबराहट को किसी तरह सहते हुए डॉक्टर मो जान के प्रति पहले से कहीं अधिक सतर्क हो गया। उसने बेहद सावधानी और गंभीरता से उस युवक का सामना किया, और कुछ समय तक वह दोबारा हमला करने का साहस तक नहीं कर पाया। दूसरी ओर जान भी यह समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर मो बस उसे घूर क्यों रहा है और हमला क्यों नहीं कर रहा। और इस तरह कुछ समय के लिए दोनों ही पक्षों ने अनकहे रूप से युद्ध विराम कर लिया। दोनों एक दूसरे को चिंता और बेचैनी से घूरते रहे। इस असहज खामोशी के बीच अचानक जान ने मुंह खोला, और उसके शब्द ऐसे थे कि उन्होंने डॉक्टर मो को भीतर तक हिला दिया और उसका ध्यान भटका दिया। बुजुर्ग मो, क्यों न हम सुलह कर लें, या फिर मैं आत्मसमर्पण कर दूं।
आपको क्या लगता है? ये कहते हुए जान ने अपने हाथ घुमाए और बिना किसी हिचक के अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए। फिर डॉक्टर मो की ओर मुस्कुराकर देखा। उसके दांत दूध जैसे सफ़ेद चमक रहे थे और वह बिल्कुल एक सीधा सादा मासूम देहाती लड़का प्रतीत हो रहा था। आत्मसमर्पण। डॉक्टर मो को पहले तो लगा कि शायद उसके कानों ने धोखा दिया है, लेकिन अगले ही पल उसने जमीन पर पड़े उन औजारों की ओर देखा और उसके मन में जरा सी भी आस्था नहीं जगी। उल्टे वह तीखे स्वर में बोला, तेरी चाल क्या है? यह मत सोच कि मैं तेरी मीठी बातों पर भरोसा कर लूंगा। अगर तुझे आत्मसमर्पण ही करना था तो शुरुआत में ही कर सकता था। अब जब हम एक दूसरे के प्राण शत्रु बन चुके हैं तब ये नाटक क्यों? और क्या छुपा रखा है तूने? जान मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं बोला, मानो उसने उन आरोपों को मौन स्वीकृति दे दी हो, और एक बार फिर दोनों आमने सामने जमे रहे। थोड़ी देर बाद न जाने डॉक्टर मो के मन में कौन सी अजीब बात आई कि वह अचानक सीधा खड़ा हुआ, पेट पर हाथ रखे और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेकाबू थी, आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। हाँ हाँ हाँ, सचमुच ये तो बेहद दिलचस्प है। मैं इतनी अहम बात कैसे भूल गया। मैं तो सच में तेरे जाल का शिकार बन गया। वह टूटी फूटी हंसी के बीच अस्पष्ट शब्दों में बोला। जान ने भौहें सिकोड़ी, फिर उन्हें सहज किया, खिड़की के बाहर झांका। होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और शांत स्वर में बोला, बुजुर्ग मो, क्या आपको नहीं लगता कि ये देरी काफ़ी हो चुकी है? अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। डॉक्टर मो की हंसी थम गई। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ, चेहरा सख्त किया और काफ़ी देर तक जान को घूरता रहा। फिर ठंडे स्वर में बोला, मुझे भी लगता है कि अब इसका अंत होना चाहिए। उस एक पल में दोनों ने मन ही मन अपनी अपनी जीत की संभावनाओं का हिसाब लगाया, और दोनों ही यह सोचने लगे कि किस तरह सामने वाले को उसकी आखिरी चाल दिखाने पर मजबूर किया जाए। कुछ क्षणों की भारी चुप्पी के बाद जान ने धीरे से कहा। उसके मन में कोई संदेह नहीं था, केवल यह विश्वास था कि वह डॉक्टर मो को झुकने पर मजबूर कर सकता है। बुजुर्ग मो, क्या आप जानते हैं कि आपकी जान अब मेरे हाथों में है? मेरी जान तेरे हाथों में। डॉक्टर मो ने उपहास भरी हंसी के साथ कहा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वह चोट कुछ ज्यादा ही अजीब है? बकवास, मैंने उसे ध्यान से देखा है तेरे खंजर में। तो डॉक्टर मो बोलते बोलते अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे याद आ गया कि उसे चोट खंजर से नहीं बल्कि उस छिपे हुए सुए से लगी थी। लगता है मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं, बुजुर्ग मो खुद ही समझ गए हैं, जान ने हल्की हंसी के साथ कहा। मान भी ले कि मैं जहर से घायल हूं, तो भी भूल मत, तेरी सारी औषधि विद्या मैंने ही सिखाई है। ऐसा कोई जहर नहीं जिसे मैं निकाल न सकूं, डॉक्टर मो ने शांत स्वर में कहा, और उसका चेहरा फिर सामान्य हो गया। हे, एक बात कहना भूल गया था, जान बोला। मेरे हथियार पर जो जहर लगा था वह सुगंधित कुंडली रेशम था। सुगंधित कुंडली रेशम? डॉक्टर मो के मुंह से अनायास निकल पड़ा। यह उसकी कल्पना से कहीं आगे की बात थी। बिल्कुल, बुजुर्ग मो भली भांति जानते हैं कि इस जहर से निपटना कितना कठिन है। नामुमकिन। तुम ऐसा जहर कैसे बना सकते हो? मैंने उसका सूत्र एक अंश भी किसी को नहीं बताया, डॉक्टर मो ने सख्ती से कहा। हालांकि घाव से उठती अजीब अनुभूति उसके दिल को पहले ही सच्चाई बता चुकी थी। डॉक्टर मो को अब भी हार मानते न देख जान ने आह भरी और समझाया। आप भूल चुके हैं कि आपकी पूरी पुस्तकालय तक मुझे खुली पहुंच थी। ये नुस्खा एक बेहद साधारण सी चिकित्सा पुस्तक में छिपा हुआ था, और अगर मैं ध्यान न देता तो शायद वह मेरी नज़र से भी चूक जाता। डॉक्टर मो को ये याद आ गया कि उसने कभी इस जटिल औषधि विधि को भूलने के डर से उसका पूरा विवरण एक किताब में छुपा दिया था, और बाद में ढेरों कामों में उलझकर उसे पूरी तरह भुला बैठा था। उसे क्या पता था कि वही बात एक दिन उसके लिए प्राणघातक सिद्ध होगी। आइए बैठकर शांति से बात करें, हाथ मिलाएं और सुलह कर लें, जान ने आत्मविश्वास से कहा। हूंफ। डॉक्टर मो ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग पूरी तरह सुगंधित कुंडली रेशम के प्रभावों को याद करने में लगा था। एक ऐसा जहर जिसका नाम सुनने में भले ही कोमल और रोमांटिक लगे, लेकिन जिसकी पीड़ा एक आसक्त स्त्री की तड़प की तरह होती है, असहनीय, गहरी और हड्डियों तक समा जाने वाली।